नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को जैसा कि याद होगा, पिछले कई क्लास से लगातार हम लोग एक बड़े सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग तंत्र में आता है। और उस अंग तंत्र का नाम क्या है मेरे भाई? उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिवहन तंत्र, या फिर आप कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र। यानी आपकी बॉडी में वो परिवहन तंत्र, वो परिसंचरण तंत्र के रूप में कुछ अंग उत्तरदायी हैं, कुछ अंग काम करता है, जिसमें हृदय का भी नाम आता है, धमनी का भी नाम आता है, सिरा का भी नाम आता है, रक्त का भी नाम आता है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का परिवहन करता है। इस टर्मिनोलॉजी से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम लोग ले चुके हैं, बहुत सारे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। आज लास्ट क्लास होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का, और वो है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, यानी रक्त के समूह के बारे में स्टडी करेंगे। कल भी हल्का फल्का इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन चूंकि लास्ट टाइम थी और आप लोग भी थोड़ा परेशान होकर उब गए थे, तो समस्याएं ये आई थी कि नहीं हो पाई थी क्लियर। आज हम लोग बढ़िया से एकदम आराम से समझने का प्रयास करेंगे कि ब्लड ग्रुप है क्या, रक्त समूह की क्यों आवश्यकता पड़ी, कितने भागों में बांटा गया, किसने बांटा, आरएच फैक्टर क्या है, कौन ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन होता है, कौन एंटीबॉडी होता है, माता पिता के ब्लड के आधार पे संतान में कौन ब्लड होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे कि ब्लड ग्रुप है क्या और क्यों आवश्यकता पड़ी इस ब्लड ग्रुप के बांटने का। ध्यान देंगे मेरे भाई। तो ये जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि मान लिया जाए प्राचीन काल में क्या होता था, जब लोगों को अपने अपने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता था, तो यदि एक व्यक्ति के ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति में देना है या दूसरे व्यक्ति के ब्लड को तीसरे व्यक्ति में देना है और ग्रुप के बारे में नहीं पता है, तो इस तरह के ब्लड डोनेट करने से कभी कभी लोगों में वो ब्लड तो सेम मिल गया तो सेट कर जाता था, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता था कि जब एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में ट्रांसफ्यूजन किया जाता था, दूसरे में दिया जाता था, तो उससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती थी। जब किसी एक व्यक्ति के ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति में दिया जाता था, तो उस ब्लड के ट्रांसफर करने से क्या होता था, व्यक्ति की मौत हो जाती थी। अतः उससे बचाने के लिए लोगों ने एक प्रयास किया कि आखिर ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि जब एक व्यक्ति के ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं तो व्यक्ति की मौत हो जा रही है, प्रॉब्लम हो जा रही है। तो इसके वजह से 1825 ईस्वी में क्या हुआ, जॉन ब्लेंडन नामक एक वैज्ञानिकों ने क्या किया, सबसे पहले 1825 में सफलतापूर्वक क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, जिसमें यह देखा गया कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर बाद में चलकर क्या हुआ, 1900 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लैंड स्टीनर। वैज्ञानिकों का क्या नाम था मेरे भाई? लैंड स्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1900 ईस्वी में क्या किए, बताए कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है उसके ब्लड में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उस विशेष प्रकार के प्रोटीन में दो अलग अलग तरह का प्रोटीन मिला, जिसका नामकरण उन्होंने किया था नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी। क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी का खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी जो है उसका खोज लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। अर्थात लैंड स्टीनर ने नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी, नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी के बारे में उन्होंने बताया। अब आपके मन में आता होगा कि सर ये नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी है क्या, तो गौर से देखिएगा। नेचुरल एंटीजन का मतलब होता है एक वैसा एंटीजन, नहीं चल रही है प्रिंस को बताओ। नेचुरल एंटीजन का मतलब होता है एक वैसा एंटीजन जो किसी भी व्यक्ति में एक जैसा नहीं रह सकता है। यदि किसी व्यक्ति में, चूंकि नेचुरल एंटीजन दो होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, एंटीबॉडी भी दो होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो लैंड स्टीनर का कहना यह था कि किसी भी व्यक्ति में यदि एंटीजन ए है तो उसमें एंटीजन बी नहीं हो सकता है। यदि दोनों एंटीजन है
तो एंटीबॉडी दोनों नहीं हो सकता है। यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। कभी भी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी किसी भी व्यक्ति के बॉडी में नहीं हो सकता है। इसके बारे में किसने बताया था? लिंड स्टीनर ने बताया था। इसी के आधार पर क्या हुआ था? ब्लड ग्रुप का विभाजन हुआ था। तो आपको यह पता हो गया कि लिंड स्टीनर ने एक नेचुरल एंटीजन और नेचुरल एंटीबॉडी के बारे में बताया। नेचुरल एंटीजन की संख्या 2 होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और नेचुरल एंटीबॉडी जो है इसकी भी संख्या 2 होता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। और क्या स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं होगा। कहेगा सर क्यों नहीं होगा? यदि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हो जाएगा तो ब्लड क्लंपिंग कर जाएगा, अतः किसी भी सूरत में एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होगा। यदि एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी रहेगा एंटीबॉडी ए होगा, हमेशा अपोजिट होगा। इस आधार पर इन्होंने क्या कहा था कि आरबीसी जो है और डब्ल्यूबीसी जो है इसकी दीवार पर, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है इसकी दीवार पर जो एंटीजन पाया जाता है वही ए और बी है, और डब्ल्यूबीसी पर भी एंटीबॉडी है, वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी होगा, और एंटीजन बी रहेगा तो एंटीबॉडी ए होगा। तो इसमें ब्लड के सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि समान हो जाए, एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए हो जाए, एंटीजन बी है एंटीबॉडी हो जाए, तो आपने देखा यहां पर ब्लड क्रॉस कर जाता है। इसको ब्लड क्लंपिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लड क्लंपिंग के नाम से जाना जाता है। ब्लड क्लंपिंग का मतलब हो गया ब्लड का चिपकना, यानी रक्त का चिपकना। ब्लड क्लंपिंग का मतलब क्या हो गया? रक्त का चिपकना हो गया, ब्लड क्लंपिंग होना हो गया। अतः सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी हो जाएगा तो रक्त चिपक जाएगा, ब्लड क्लंपिंग हो जाएगा और उससे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसी आधार पे लिंड स्टीनर ने क्या किया? एक एबीओ सिस्टम डेवलपमेंट किया। कौन सिस्टम? एबीओ सिस्टम का डेवलपमेंट किया। और किसने किया था? तो लिंड स्टीनर ने किया था। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एबीओ सिस्टम के आधार पे कि रक्त को 4 भागों में बांटा गया। ब्लड जो है इसको कितना भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। आप कहेंगे कौन कौन? तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इन 4 भागों में आपके ब्लड को बांटा गया। तो क्लियर हो गया रक्त कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ए बी और ओ। अब क्वेश्चन इसमें पूछता है कि बताइए कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होगा? कौन एंटीजन किसमें होगा और कौन एंटीबॉडी किसमें होगा? ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी कौन होगा? एंटीबॉडी बी होगा। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी कौन होगा? ए बी होगा। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, यानी उसमें एंटीबॉडी अब्सेंट रहता है। यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन उसमें कोई नहीं पाया जाता है और एंटीबॉडी दोनों रहता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि यदि एंटीजन ब्लड ग्रुप ए रहेगा तो एंटीजन कौन होगा? ए होगा। एंटीबॉडी कौन होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप बी रहेगा तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा। बोले फिर उल्टा, सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी कभी नहीं हो सकता है। एंटीबॉडी जो रहेगा उसके विपरीत वाला एंटीजन होगा, एंटीजन जो रहेगा उसके विपरीत वाला एंटीबॉडी होगा। क्लियर हो गया बाबू? कोई कंफ्यूजन है ना? चलिए वही बात यहां पर देखिए स्पष्ट या लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप के बारे में कि जब प्राचीन काल में मनुष्य को की जरूरत होती थी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को ब्लड देने का, तो उसको ब्लड आदान कहते हैं। और प्राचीन समय में जरूरत पड़ने पर रक्त आदान जब किया जाता था तो अधिकांश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। बताए थे ना कि पहले चूंकि लोगों को ग्रुप के बारे में नहीं पता था तो कोई भी ब्लड किसी को दे दिया जाता था, उससे व्यक्ति की मौत हो जाती थी। अब 1825 बताया जेम्स ब्लंडेल ने क्या किया था?
सफलतापूर्वक सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, रक्त आदान किया जाता है। और 1900 ईस्वी में बताए थे। अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे? एक पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लिंड स्टीनर। इन्होंने ही नेचुरल एंटीजन के बारे में और नेचुरल एंटीबॉडी के बारे में बताए, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। नेचुरल एंटीजन में दो नाम आता है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और नेचुरल एंटीबॉडी में भी दो नाम आता है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। कितने भागों में बांटा गया? देखो, दो भागों में, एक एंटीजन ए है और कैपिटल में होगा, और दूसरा एंटीजन बी है। उसी तरह से एंटीबॉडी के बारे में भी बताया गया। दो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए स्मॉल है ना, एंटीजन ए बी कैपिटल में, एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहां पर भी देखिए दो है। इसी आधार पे क्या किया गया? ब्लड ग्रुप का विभाजन किया गया। और ब्लड काहे ऐसा हुआ? क्योंकि जब सेम एंटीजन हो जाएगा और सेम एंटीबॉडी हो जाएगा तो ब्लड क्लंपिंग हो जाएगा, यानी ब्लड चिपक जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी दम घुटने से। अतः किसी भी सूरत में सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब देखिए, अभी हम आपको जो फिगर वहां बताए थे, सेम देखिए वो फिगर बना हुआ है ना, कि आरबीसी की दीवार पर जो एंटीजन रहता है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, और जो डब्ल्यूबीसी की दीवार पर पाया जाता है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो यदि एंटीजन ए है तो तुम देख सकता है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन है? बी है, और एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन है? ए है। अलग अलग है ना, कोई प्रॉब्लम में ब्लड आसानी से आ रहा है और जा रहा है। यदि वो सेम हो जाएगा तो तुमने देखा सेम के कंडीशन में क्या हो गया? सेम के कंडीशन में ब्लड क्लंपिंग हो गया, ब्लड चिपक गया, और यदि ब्लड चिपक जाएगा तो ब्लड के चिपकने से क्या होगा? व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे क्या हुआ कि लिंड स्टीनर ने एक नया पद्धति दिया जिसको एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। लिंड स्टीनर ने उसी एंटीजन और उसी एंटीबॉडी के आधार पे क्या किया? एक नया कॉन्सेप्ट दिया ब्लड ग्रुप के बारे में, जिसको एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बाबू? एबीओ सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसी के आधार पे रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। एक डाटा लिखा हुआ है जो अभी हम आपको समझाए थे स्पष्ट रूप से। देखो, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। बोले थे उल्टा होता है, बी है तो एंटीजन तो बी ही है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है? ए है। ओ है तो एंटीजन अब्सेंट है, एंटीबॉडी दोनों है। ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी दोनों है और एंटीजन क्या है? अब्सेंट है। क्लियर हो गया कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट होता है। यही कारण है कि सब व्यक्ति सबसे ब्लड नहीं ले सकता है और सब व्यक्ति ने सबको ब्लड दे सकता है। इसमें कंडीशन है कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किससे ब्लड दे सकता है। तो आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। कौन किससे ब्लड लेगा और कौन किसको ब्लड देगा, ध्यान देंगे। यदि किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति का, तो ब्लड ले सकता है 2 लोगों से। ए से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। कहेगा सर ओ से ब्लड क्यों लेगा? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, अतः इसको प्रॉब्लम नहीं होना है। और ब्लड दे किसको सकता है? तो ए को देगा और ए बी को देगा। कहेगा सर ए बी को क्यों ब्लड देगा? क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अतः इस बात को एकदम प्रॉपर दिमाग में रखना है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा वो ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। देने की बात होगा तो ए को देगा और ए बी को देगा। फिर देखिए, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो वह ब्लड बी को भी दे सकता है, सॉरी बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। देने की बात होगा तो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इन ए बी को एओ दे दिया, अब बीओ दे दिया। ए बी की बात करेंगे तो ई ब्लड ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। और जब देने की बात कहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी को देता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है उस सबसे ब्लड ले लेगा, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। लेकिन देने की जब बात कहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? ए बी को देगा। लेकिन ओ में क्या है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है उस सबको ब्लड दे देगा, लेकिन लेने की बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ ओ से लेगा।
जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ से ब्लड ले सकता है, और जब देने की बात होता है तो ए को भी देता है, बी को भी देता है, ए बी को भी देता है और ओ को भी देता है। आप कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो सर्वग्राही है, उस सब के ब्लड को ग्रहण कर सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता है, उस सब को ब्लड दे सकता है। ए बी क्या है? सर्वग्राही, उस सबसे ब्लड ले सकता है, और ओ क्या है? सर्वदाता, उस सबको ब्लड दे सकता है। क्लियर? ए बी सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। यह भी आपका क्लियर हो गया। और स्पष्ट लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। काहे बोले? क्योंकि सबको ब्लड दे दिया। ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर्वग्राही क्यों बोले? क्योंकि सबसे ब्लड ले सकता है। क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में अपलोड कर देंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, अपलोड कर देंगे। कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा सा ऐप का प्रॉब्लम है इसलिए आपका नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें भी काफी दुख है, टेक्निकल टीम भी काफी परेशान है। सुबह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा नहीं हो पा रहा है। दूरबीनों से हम लोग भी चला परेशान है। धीरे धीरे सारा सेटअप हो जाएगा। ये सारी क्लासेस आपको आराम से दिखेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में कि सर ये आरएच फैक्टर क्या होता है। तो लिंड स्टीनर और विनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आरएच फैक्टर के बारे में बताइए। कहिएगा सर ये आरएच क्या होता है। तो लिंड स्टीनर और विनर ने क्या किया, जब रेसेस प्रजाति के मंकी का, रेसेस प्रजाति के बंदर का जब ब्लड परीक्षण किया तो पता चला कि रेसेस प्रजाति के बंदर का ब्लड जो है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। जब उन्होंने रेसेस प्रजाति के बंदर का परीक्षण किया तो पता चला कि उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। अतः लेंड स्टीनर और विनर ने क्या किया, कहा कि जिस व्यक्ति में वो विशेष प्रकार का प्रोटीन रहेगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसका में वो प्रोटीन नहीं रहेगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहेगा। फिर से सुनिएगा, रेसेस प्रजाति का एक बंदर जो था उसका जब इन्होंने परीक्षण किया ब्लड, तो पता चला कि उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो लगभग 97% लोगों में भी उसी तरह का ब्लड है। तो उसी आधार पे उन्होंने क्या किया, बोला कि जिस व्यक्ति में इस तरह का विशेष प्रोटीन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। इस तरह से देखा गया तो 97% आदमी जो है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। कितना? 97% आदमी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और मात्र 3% आदमी का ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। मात्र 3% का निगेटिव है, 97% का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो उसी को आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव कहा गया। और आप जानते भी होंगे, आपको पता भी होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए निगेटिव, किसी का बी निगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ई कैसे होता मेरे भाई, तो यही आरएच फैक्टर के आधार पे, जिसमें वो विशेष प्रोटीन है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिसमें नहीं है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव। क्लियर हो गया? कैसे पता चला था? तो रेसेस नामक बंदर का जब पता चला तब पता चला कि उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। आरएच पॉजिटिव जो है जिसमें वो विशेष प्रोटीन है उसका कितना परसेंट, तो 97% का आरएच पॉजिटिव, और कितने परसेंट का निगेटिव, तो 3% का आरएच निगेटिव। क्योंकि जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। 3% ऐसे लोग हैं जिसका निगेटिव होता है। अब इसकी उपयोगिता क्या है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव है वो आरएच पॉजिटिव वाले को जीवन में एक ही बार ब्लड दे सकता है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। यदि आदान प्रदान की बात होगी तो निगेटिव वाले पॉजिटिव वाले को जीवन में सिर्फ एक बार ही ब्लड दे सकता है। यदि दोबारा देगा तो फिर उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडी का निर्माण जो है तेजी से होने लगेगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ जीवन में एक बार ही ब्लड दे सकता है। ये इसकी उपयोगिता है कि आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो है वो पॉजिटिव वाले को जीवन में सिर्फ एक बार ही दे सकती है। यदि दूसरी बार देगी तो आरएच फैक्टर हमला करेगा जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। याद रखना, सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है, दूसरा बार देगा तो व्यक्ति की मौत ही हो जाएगी। अब इरिथ्रोब्लास्टिस कहता है, ऐसा कहे वो
ध्यान दो बुआ। तो अब कहिएगा सर ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या बता रहे हैं? तो ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस है मेरे भाई, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस अरे यार इससे काहे हो रहा है? ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस है ये एक प्रकार का समझिए एक भयंकर तरह की ये फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि यदि महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, ध्यान से समझिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है यह एक प्रकार का समझिए एज ए बीमारी समझिए हो गया, या फिर कहिए यह एक प्रकार का ऐसा प्रक्रम है जिसमें यदि महिला का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और पुरुष का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी पत्नी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यदि बच्चा जो पैदा लिया उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए तो उस व्यक्ति की मौत ही हो जाएगी। इसलिए निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला का शादी जो है वो असफल शादी माना जाता है। RH निगेटिव वाला और RH पॉजिटिव वाले का शादी क्या माना जाता है? असफल माना जाता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि महिला यदि RH निगेटिव है और पुरुष RH पॉजिटिव है, यदि बच्चा पॉजिटिव हो गया तो गर्भावस्था में क्या हो जाएगी? बच्चे की मौत हो जाएगी। इसलिए इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है असफल शादी। अति कभी भी पत्नी जो है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव नहीं होना चाहिए और पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। यदि निगेटिव पॉजिटिव हो गया, निगेटिव होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम है, ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे में यदि पॉजिटिव ऐसा आ गया, नहीं आएगा दिक्कत नहीं है, यदि आ गया तो बच्चे की मौत हो जाएगी। इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव वाले शादी को असफल शादी माना जाता है। अब है एक लास्ट पॉइंट आपका है कि बच्चे में कौन कौन, ये मम्मी और पापा में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, तो बच्चे में कौन ब्लड ग्रुप संभावना है और बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, इस डाटा को एकदम बढ़िया तरीका से सजाकर यहां पर लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। यदि मान लिया जाए कि माता का ब्लड ग्रुप जो है वो O है और पिता का ब्लड ग्रुप O है, यानी मम्मी का भी ब्लड ग्रुप O हो गया, पापा का भी ब्लड ग्रुप हो गया है, तो क्वेश्चन पूछा कि बच्चे में कौन ब्लड की संभावना होगा, तो ध्यान रखेंगे बाबू, बच्चे में संभावना है सिर्फ ब्लड O होने का, ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं हो सकता है, ए बी भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ संभावना किसका है? तो ब्लड ग्रुप O का है। बबलू जी ओम से ले लीजिए पेन ड्राइव है, आओ कॉपी हार्ड कॉपी ले लीजिए। क्लियर हो गया? यानी माता पिता का यदि रक्त समूह O और O है, यानी माता का और पिता का भी O, समझिए बच्चों में संभावित रक्त ग्रुप क्या होगा? सिर्फ O होगा, ए भी नहीं हो सकता है, बी भी नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। इसी तरह से यदि माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ए है तो दोनों हो सकता है, O भी और ए भी, लेकिन बी और ए बी कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी हम समझा चुके हैं कि यदि एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी होगा, और एंटीजन बी रहेगा तो एंटीजन ए होगा, और यदि दोनों रहेगा एंटीजन तो एंटीबॉडी नहीं होगा, और दोनों एंटीबॉडी रहेगा तो एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड क्लम्पिंग होगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। इसलिए ये सारा प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? अब है कि माता का O हो जाएगा और पिता का B होगा, तो बच्चों में क्या संभावनाएं होगी? O और B होगा, लेकिन कभी भी A और AB नहीं हो सकता है। यदि O और AB है तो A और B ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन कभी भी O और AB नहीं हो सकता है। इसी तरह से यदि दोनों का ब्लड ग्रुप A है, पिता का भी A है और माता का भी A है, तो बच्चा में A भी हो सकता है, O भी हो सकता है, लेकिन कभी भी B और A भी नहीं हो सकता है। यदि बच्चे का ब्लड माता का A हो गया, अब पिता का B हो गया, तो बच्चा में A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, यानी चारों की संभावना है। यदि A और A B रहेगा तो A B A B हो सकता है, O नहीं होगा। यदि B और B रहेगा तो संभावनाएं B और O का है, A और B नहीं होगा। यदि B और A B है तो A B A B हो सकता है, O नहीं होगा। यदि मान लिया जाए A B और A B है तो A B A B हो सकता है और O नहीं हो सकता है। तो इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप जो रहेगा उसके आधार पर क्या हो सकता है? बच्चों में संभावित ब्लड जो होगा वो अलग अलग हो सकता है और संभावित ब्लड की संभावनाएं हो सकती है, जो आपके सामने है। आज ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे, अब है कि इसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन होगा जो आप कर चुके हैं। तो ये टॉपिक आज आपका समाप्त होता है। फिर कल आपसे मेरी मुलाकात होगी सुबह के 9 सवा 9 तक में आपसे मुलाकात करेंगे और एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।